हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारे जो टॉपिक थे जिसके अंदर हम एंजाइम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो लास्ट क्लास में हमने जो देखा वो एंजाइम किसे कहते हैं, इसके बाद एंजाइम की किस प्रकार से खोज हुई, किन किन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एंजाइम जो है उससे रिलेटेड जो फंक्शंस हैं या कहें उनसे रिलेटेड जो खोज की, उनमें कौन कौन से एंजाइम या कौन वैज्ञानिक या साइंटिस्ट रहे जिन्होंने ये खोज की है, इन्वॉल्व हुए इन खोजों में। तो यदि इनकी बात करते हैं तो इनके अंदर हमने कुछ एक जैसे बर्जिलियस था जिसने बायो कैटेलिस्ट कहा, सबसे पहले एंजाइम के बारे में बताया। क्वेने ने एंजाइम वर्ड दिया। इसके बाद जैसे सुमनर था, इसने एंजाइम जो है उसके जो प्रोटीन प्रकृति है उसके बारे में खोज की। तो इस प्रकार से हम ये कहें कि काफी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस पर वर्क किया। अब देखिए, अगला जो आ जाता है कि एंजाइमों के विशिष्ट गुण या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, कि एंजाइमों के अंदर कुछ विशेष करैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक बार एंजाइम की डेफिनेशन या अर्थ बताता हूँ, उसके बेस पर कुछ एक करैक्टर हो जाते हैं। कि जैसे हम ये कहें कि एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के पदार्थ है, यानी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के पदार्थ होते हैं। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी जो करेक्टर प्रोटीन के होंगे वो एंजाइम के भी होंगे। ये सीधा सा यही हुआ कि जो प्रॉपर्टी या जो करेक्टर प्रोटीन के हैं, प्रोटीन किन पार्टों से मिलकर बनता है, जैसे एमिनो एसिड से, तो एंजाइम भी प्रोटीन या एमिनो एसिड के बने हुए ही होते हैं। तो इस तरीके से ये रहेंगे। इसके बाद देखिए कि और भी जैसे कुछ एक जो डेफिनेशन थी उनके बारे में भी, जैसे हमने किया था कि एंजाइम है उसमें होलो एंजाइम है, होलो एंजाइम में एपो एंजाइम में कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर जो रहता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने वो सारे डिस्कस किए। अब इसके स्पेसिफिक जो करैक्टर हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या करैक्टर है उनमें सबसे फर्स्ट आता है प्रोटीन प्रकृति या प्रोटीन नेचर। देखिए, सबसे फर्स्ट में एंजाइम की डेफिनेशन यही है कि एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ये राइबोजाइम एंजाइम प्रोटीन का नहीं होता है, एक इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो ये जो है राइबोजाइम जो एंजाइम है वो आरएनए का बना है, बाकी सभी किसके हैं, प्रोटीन के। अब यहाँ पर देखिए जो प्रोटीन प्रकृति है, तो यदि हम इसकी बात करें तो जो एंजाइम है उसमें प्रोटीन के सभी करैक्टर पाए जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक एंजाइम में प्रोटीन के जितने भी जो लक्षण रहेंगे वो सब लक्षण एक एंजाइम के अंदर उपस्थित रहेंगे। जैसे एंजाइम एमिनो अम्लों से बना होगा, क्योंकि प्रोटीन एमिनो अम्लों से बनती है। एंजाइम के अंदर देखिए, प्रोटीन की यदि बात करें तो प्रोटीन के अंदर NH2 कार्बन हाइड्रोजन R, इसके बाद यहां पर रहता है COOH, ये रहता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, तो ये जो एमिनो एसिड है इसमें केवल R चेंज होता है, बाकी ये ग्रुप ऐसे रहेंगे। ऐसे एक दूसरा एमिनो एसिड और आएगा और यहाँ पर जो है NH, देखिए ये जो पार्ट है इसको कहें NH2 और ये जो है OH। तो NH2 कार्बन और इधर यदि बात करें H और इधर हम कहें R2, तो इधर से ये बॉन्ड बन जाता है, H2 मॉलिक्यूल निकल जाता है, ये जुड़ जाते हैं। तो एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ऐसे एमिनो एसिड की जो चेन रहेगी वो चेन प्रोटीन कहलाती है। तो एंजाइम भी ऐसी ही एक चेन से बने हुए हैं। तो एक तो ये हुआ, यहाँ पर देखिए NH2 समूह भी मिलेगा और COOH समूह भी मिलेगा, यानी एमिन समूह एंड कार्बोक्सिलिक समूह दोनों समूह प्रेजेंट है। इसके कारण जो नेचर रहता है वो बेसिक या कहें कि क्षारीय, इसके कारण नेचर रहता है एसिडिक या अम्लीय होता है। तो एक एंजाइम के अंदर हम ये कहें कि एसिडिक एंड बेसिक या कहें कि अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती हैं, दोनों तरीके के करैक्टर शो करता है, उभय धर्मी होता है। इसके बाद देखिए अगला आता है कोलाइडी प्रकृति। तो देखिए एंजाइम जो रहते हैं वो कोलाइडी नेचर के होते हैं। कोलाइडी नेचर का मतलब न तो वह
सॉलिड स्टेज में है, न वह लिक्विड में है, न ही वो गैसीय स्टेज में है, बल्कि हम देखते हैं तो एक प्रकार से जो पेस्ट होता है, तो जैसे हम ये कहें टूथपेस्ट होता है, वो भी एक कोलाइडी स्टेज में होता है। तो कोलाइडी स्टेज का मतलब न तो लिक्विड और न ही सॉलिड, इनके बीच की एक स्टेज होती है जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। लेकिन नॉर्मली यदि सॉलिड पार्ट लेंगे तो सरफेस एरिया ये है। यदि यही पार्ट कोलाइडी स्टेज में है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो एंजाइम कोलाइडी नेचर के होते हैं, जिससे कि इनका सरफेस एरिया या कहें कि इनके जो सतह जो रहती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके बाद अगला देखिए विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। तो ये इसका एक और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि एंजाइम जो रहते हैं वो विशिष्ट होते हैं। अब किस तरीके से विशिष्ट होते हैं आप इसका देखते हैं। देखिए एंजाइम विशिष्ट इसलिए है कि एंजाइम में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं शो कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर समूह भी हो सकता है, किसी एक समूह एक बंद या कहें कि उसके विन्यास पर अपनी रिएक्शन करते हैं। इन्हीं बेसिस पर जो विशिष्टता रहती है या कहें कि एक एंजाइम एक विशेष प्रकार का ही फंक्शन करता है, उस फंक्शन को कोई दूसरा एंजाइम नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन, जो फंक्शन जिस एंजाइम को करना है उसको छोड़कर दूसरा फंक्शन भी एंजाइम नहीं कर पाता है। तो हम ये कहें कि एंजाइम एक विशेष प्रकार का फंक्शन या कार्य करेगा, तो इसीलिए उसमें स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट होती है। अब ये जो एंजाइम में स्पेसिफिसिटी है ये 4 टाइप्स हैं। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट जो है, इसके अंदर यदि बात करें निरपेक्ष विशिष्टता या एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, फर्स्ट है इसकी बात, निरपेक्ष विशिष्टता या एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। तो ये जो निरपेक्ष विशेषता है इसकी यदि बात करें तो हम ये कहेंगे कि एक एंजाइम एक विशेष मॉलिक्यूल पर ही अपनी रिएक्शन करता है। जैसे हम बात करें यूरिएज एंजाइम है, ये एंजाइम केवल यूरिया पर ही रिएक्शन करेगा, यानी ये एंजाइम केवल इस यूरिया पर ही रिएक्शन करेगा। तो एक स्पेशल मॉलिक्यूल्स पर रिएक्शन करता है। यदि एंजाइम का ये करैक्टर है, यानी इस प्रकार के एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं जो एक विशेष मॉलिक्यूल पर ही रिएक्शन करेंगे, तो उनको कहते हैं निरपेक्ष विशिष्टता। यानी ये कहें कि अणु विशिष्टता, मॉलिक्यूल विशिष्टता या पदार्थ विशिष्टता। देखिए इसके और भी नाम है, यदि हम देखें अणु या पदार्थ विशिष्टता, यानी मॉलिक्यूल या फिर कहे सब्सटेंस स्पेसिफिसिटी ये भी इसी का नाम है, निरपेक्ष विशिष्टता का ही नाम है अणु विशिष्टता या पदार्थ विशिष्टता। इसका मतलब एंजाइम एक विशेष पदार्थ पर ही रिएक्शन करेगा। जैसे यदि बात करें माल्टेज एंजाइम है, माल्टोज पर रिएक्शन करेगा, यूरिएज यूरिया पर कर रहे हैं, तो ऐसे विशेष मॉलिक्यूल्स पर ही अपनी रिएक्शन कर पाते हैं। इसके बाद देखिए अगला आता है समूह विशिष्टता। तो ये जो है समूह विशिष्टता, इसकी बात करें तो इसमें ये कहा गया कि एंजाइम एक विशेष समूह पर, यहां पर तो देखिए एक अणु पर कर रहा है, एक विशेष मॉलिक्यूल पर, और यहां पर ये कहेंगे कि एक समूह पर। यानी एंजाइम जो है एक विशेष समूह पर अपनी रिएक्शन करता है। जैसे एक विशेष प्रकार की रिएक्शन का जो समूह है उन पर अपनी क्रिया करेगा। यदि हम देखें जैसे एग्जांपल है हेक्साकाइनेज, तो हेक्साकाइनेज जो एंजाइम है वह हेक्सोज शर्करा पर रिएक्शन करेगा, हेक्सोज शर्करा पर। हेक्सोज शर्करा का मतलब ऐसी शर्करा जिसमें
6 कार्बन है, यानी ऐसी शर्करा है जिसके एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, जैसे ग्लूकोज हुआ, जैसे फ्रक्टोज हुआ। तो इन पर रिएक्शन करेगा तो वो वह हेक्सा, जो हेक्साकाइनेज, हेक्सा शर्करा पर, तो एक समूह पर करेगा। देखिए ग्लूकोज पर यदि हेक्साकाइनेज एंजाइम रिएक्शन करता है तो एटीपी को अटैच करता है, तो हेक्साकाइनेज एंजाइम का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ऐसे यदि फ्रक्टोज पर भी हेक्साकाइनेज एंजाइम रिएक्शन करे और एटीपी के साथ हेक्सा जो फ्रक्टोज की रिएक्शन हो तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हेक्साकाइनेज एंजाइम किसी पदार्थ की बात नहीं है, बल्कि एक समूह की बात है। एक विशेष प्रकार के पदार्थों के समूह पर अपनी रिएक्शन करेगा, जैसे 6 कार्बन की शर्करा पर रिएक्शन करता है। ऐसे इसी प्रकार से यदि हम देखें तो देखिए डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम रहेगा, वो CO2 है उसको हटा देता है, एक विशेष रिएक्शन हुई। कार्बोक्सिलेज की बात करें CO2 को जोड़ देता है। डिहाइड्रोजिनेज जैसे हाइड्रोजन को हटा देता है। तो एक विशेष रिएक्शन पर कार्य करता है, न कि किसी एक विशेष मॉलिक्यूल पर। जिस भी रिएक्शन के अंदर इस प्रकार के होते हैं, डिहाइड्रोजिनेज जिसमें हाइड्रोजन को सेपरेट करना है, इसका मतलब कोई भी रिएक्शन होगी जिसके अंदर हाइड्रोजन हटेगा तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हो गया। तो ऐसा एंजाइम जो हाइड्रोजन को सेपरेट करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की रिएक्शन हो फिर उसमें। तो ये होता है समूह विशिष्टता। इसके बाद अगला जो आता है वो है बंध विशिष्टता या बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। इसमें ये आ जाता है कि एक स्पेसिफिक बॉन्ड पर ही रिएक्शन करेगा। देखिए एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक बॉन्ड पर रिएक्शन करेगा। यदि हम बात करें जैसे न्यूक्लिएज एंजाइम है, न्यूक्लिएज एंजाइम, ये न्यूक्लिएज एंजाइम जो रहेगा ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पर क्रिया करेगा। फॉस्फोडाइएस्टर इस बॉन्ड पर क्रिया करेगा, 3' सिरे से फॉस्फेट को सेपरेट कर देता है, यानी इस पर रिएक्शन करते ही क्या करेगा, इसको सेपरेट करेगा। तो यहाँ पर जो बंध विशिष्ट है इसका एक विशेष प्रकार के बॉन्ड पर ही एंजाइम अपनी रिएक्शन करेगा। एग्जाम्पल लिया हमने न्यूक्लियस एंजाइम, जो न्यूक्लिक अम्ल के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पर क्रिया करेगा और 3' सिरे से हटा देगा। ऐसे देखिए हेलिकेज एंजाइम होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड पर रिएक्शन करता है और उनको तोड़ता है। तो ऐसे ये कहें कि कुछ एंजाइम ऐसे रहते हैं जो बॉन्ड स्पेसिफिक है, जो कैरेक्टर होते हैं उसको शो करते हैं, या कहें कि बॉन्ड स्पेसिफिसिटी जो है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। बंध विशिष्टता को एक विशेष बंध पर रिएक्शन करेंगे। इसी प्रकार से अब अगला देखें त्रिविम विशिष्टता। त्रिविम विशिष्टता का मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए कि एक पार्ट है इस प्रकार से, ये कार्बन, इस पर इस तरीके से यदि हम बात करें कि जैसे ये पार्ट है कि जैसे यहाँ पर A है, B है, C है और D है, ये मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं और ये इसका D टाइप है। तो यहाँ पर देखिए C, A, इस तरीके से, ये इसका जैसे L टाइप है। तो ऐसे भी एंजाइम होते हैं जो जैसे डी टाइप पर अपनी रिएक्शन करेंगे तो फिर एल पर नहीं करेंगे, यानी वही मॉलिक्यूल्स है, केवल इसका जो स्टीरियो जो रहता है या त्रिविम विन्यास रहता है, तो वो स्टीरियो डाइमेशन या त्रिविम विन्यास रहता है, जैसे वो चेंज होता है रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे एमिनो अम्लों पर रिएक्शन करने वाले एंजाइम जो रहते हैं वो डी फॉर्म पर करेंगे लेकिन एल पर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके के भी एंजाइम रहते हैं जो एक स्पेसिफिक स्टीरियो एक कंडीशन पर ही करेंगे, अदर स्टीरियो कंडीशन पर नहीं करते। तो ये पार्ट था हमारा इसके अंदर स्पेसिफिसिटी। इसके बाद हम कहें कि इसके साइज की, तो वर्त, आकार या लार्ज साइज। तो एंजाइम हम ये कहते हैं प्रोटीन के बने हैं और प्रोटीन एक एमिनो अम्लों की एक चेन होती है, यानी प्रोटीन कोई एक छोटा मॉलिक्यूल न होकर के एक लंबी चेन होती है एमिनो अम्ल की। तो एमिनो एसिड की एक लंबी चेन है। एमिनो एसिड का जो पॉलीमर बनता है
उसको हम प्रोटीन कहते हैं। और एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, इसका मतलब ये एक बहुत लंबी चेन है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंजाइम जो रहते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। अगला है एंजाइम इष्टता, एंजाइम ऑप्टिमा। ये एंजाइम इष्टता का मतलब है कि एंजाइम एक स्पेसिफिक, देखिए एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक पीएच पर ही अपनी रिएक्शन सही करते हैं। इष्टता का मतलब यह है कि एक विशेष टेम्परेचर पर एंजाइम अपनी रिएक्शन करेंगे। जैसे हम बात करें 30 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम मैक्सिमम स्पीड से अपनी रिएक्शन करते हैं। इसके बाद पीएच, जैसे 7 जो पीएच रहती है, न्यूट्रल जो सॉल्यूशन रहता है, उस पर एंजाइम बहुत अच्छे से अपनी रिएक्शन करते हैं। तो ये कहें कि एंजाइम एक विशेष पीएच एंड विशेष टेम्परेचर पर ही बहुत स्पीडली अपनी रिएक्शन करते हैं, अच्छे से फंक्शन करते हैं। तो ये भी एक रेंज होती है इनकी। इसके बाद हम बात करें कि उभयधर्मी प्रकृति, तो देखिए ये तो पहले ही आ चुका है कि एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के हैं। और एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के हैं तो हमने ये देखा कि प्रोटीन एमिनो अम्लों की बनी हुई है। यानी प्रोटीन किससे बनती है? एमिनो अम्लों से। और एमिनो अम्लों के अंदर एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिलिक समूह और एक एमीन समूह, और एक ये एल्किन। इसके कारण यदि हम बात करें बेसिक नेचर होगा, बेस है, ये प्रॉपर्टी किसकी है? बेस या क्षारीय प्रॉपर्टी है। और यदि इसकी बात करें तो एसिड, या कहें कि अम्लीय प्रॉपर्टी। और ऐसी ही चेन से बनी हुई रहती है प्रोटीन, और प्रोटीन से बनते हैं एंजाइम। तो हम ये कहें कि जो एंजाइम रहते हैं उसमें उभयधर्मी या एम्फोटेरिक नेचर होती है। तो उभयधर्मी या एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं क्योंकि एंजाइम का फॉर्मेशन प्रोटीन से होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन एमिनो अम्ल से होता है, और एक एमिनो अम्ल में एक एमीन जो क्षारीय नेचर या बेसिक नेचर का है, दूसरा ग्रुप रहता है वो कार्बोक्सिलिक समूह जो ग्रुप है जो एसिडिक नेचर का होता है। इस तरीके से इसके अंदर बेसिक एंड एसिडिक दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम कहें कि एम्फोटेरिक या उभयधर्मी नेचर का है। अगला देखिए एंजाइम जो संदमन या निरोधन, या कहें एंजाइम इनहिबिटर। हम ये कहें कि एंजाइम जो है संदमन या निरोधन, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे रहते हैं जो एंजाइमों की रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। देखिए एंजाइम जो है वो इनहिबिटर या निरोधी पदार्थों से प्रभावित होते हैं, या कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, जैसे हम बात करें कि जैसे Hg मरकरी है, लेड है, इनके कारण जो है, यानी जो मरकरी है, शीशा है, इनके कारण एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। एंजाइम जो अपने फंक्शन करते हैं उनको सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, उनके फंक्शनों में रुकावट आ जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एंजाइम जो है वो निरोधी सब्सटेंस या पदार्थ, या कहीं निरोधी जो मटेरियल रहता है या आयंस जो रहते हैं उनसे भी प्रभावित होते हैं। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जो एंजाइम से रिलेटेड थी, कि एंजाइम के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर थे। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है कि एंजाइम को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं। तो अगला जो पार्ट देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें एंजाइमों से रिलेटेड, इसके अंदर है एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम रिएक्शन। तो एंजाइम की जो रिएक्शंस होती हैं उन पर इफेक्ट डालने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, अब इनके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर देखिए कि जो फर्स्ट आता है टेम्परेचर। तो यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो मैंने ये कहा था कि एंजाइम जो रहते हैं एक बायोमोलिक्यूल्स है, और बायोमोलिक्यूल्स जो रहते हैं वो एक टेम्परेचर के एक विशेष टेम्परेचर में ही अपनी रिएक्शन अच्छे से करते हैं। और इसके लिए हम बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर, बहुत ही सुटेबल टेम्परेचर रहता है।
वैसे एंजाइमों की क्रिया की बात करें तो यदि 30 डिग्री जो टेम्परेचर है इससे कम करेंगे तब भी रिएक्शन कम हो जाएगी, और इससे अधिक करेंगे उस समय दोनों ही कंडीशनों में रिएक्शन स्लो हो जाती है। लेकिन इन दोनों में अंतर है। यदि 30 डिग्री से कम टेम्परेचर करते हैं उस समय एंजाइम इनएक्टिव होते हैं, यानी एंजाइम क्या होंगे यदि कम करेंगे तो इनएक्टिव या कहें कि निष्क्रिय। देखिए यदि 30 डिग्री से कम करते जाएंगे तो एंजाइम निष्क्रिय हो जाएंगे, और हम ये कहें कि यदि 0 डिग्री के आसपास आ जाते हैं तो एंजाइम बिल्कुल भी इनएक्टिव हो जाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने का है कि यहाँ एंजाइम्स की डेथ नहीं होती है, एंजाइम है वो विघटित नहीं है, टूटते नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, बल्कि इनएक्टिव पोजीशन में आते हैं। तो ये तो रहता है 30 से कम, तो इस समय एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं, या कहें कि एंजाइम ब्रेक डाउन नहीं होते हैं एंजाइम्स का, केवल उनकी जो एक्टिविटी होती है वो 0 हो जाती है। यहां पर ये रहता है कि यदि 30 से मोर देन करते हैं, अधिक करते हैं, तो उस समय एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, या कहें कि विघटित है। ये दोनों में अंतर है, यहाँ विघटित और यहाँ निष्क्रिय। तो इस समय एंजाइम अधिक टेम्परेचर के कारण ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने के बाद हम ये कहें एंजाइम की डेथ हो जाती है। तो इस समय भी एंजाइम अपनी एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है या रिएक्शन होती है वो स्लो हो जाएगी, या कहें कि फिर स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, इधर भी बंद हो जाती है एंड में। यदि हम बात करते हैं कि एंजाइम की जो एक रेंज की बात करें तो मैक्सिमम 30 है, और वैसे यदि देखें तो हम ये कहेंगे कि 5 डिग्री से 35 डिग्री तक एंजाइम क्रिया करते हैं, जिसमें 20 से 35 तक ज्यादा बेटर रहता है। इसमें से भी यदि बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस पर बहुत अच्छे से रिएक्शन करते हैं, एंड सबसे मेन रिएक्शन 30 डिग्री सेल्सियस पर। यदि वैसे देखें तो 20 से 35 तक, और मेनली यदि इसकी रिएक्शन की बात करें तो जैसे ये 5 डिग्री से 50 डिग्री तक भी रिएक्शन कर जाते हैं, यानी ये जो रिएक्शन होती है ये 50 डिग्री तक भी कर जाते हैं। और कुछ जो यदि बात करें जैसे कुछ एंजाइम ऐसे भी रहते हैं जो ये कहें कि हीट वाटर जो रहता है उसके अंदर वार्म जो वाटर रहता है उसमें मिलते हैं, तो गर्म पानी में मिलने की वजह से अधिक टेम्परेचर पर भी रिएक्शन करते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक है, ये कहीं बैक्टीरिया में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। इसके बाद यदि हम इसकी बात करें कि यहाँ पर एक तो ये हुआ, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस से यदि टेम्परेचर मान लेते हैं कि 5 से 35 के बीच की बात करें, तो 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दे टेम्परेचर का, तो एंजाइम की जो रिएक्शन होती है वो 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती है, जो रिएक्शन करता है उससे डबल हो जाती है, या कहें कि डबल से भी अधिक हो जाती है। तो ये तो हुआ इसका टेम्परेचर का। इसके बाद हम बात करें कि पीएच स्केल या पीएच वैल्यू की, पीएच मान की, तो पीएच वैल्यू देखिए 1 से 7 और इसके बाद 14। इधर यदि बात करें तो एसिडिक है, इधर यदि बात करें तो बेसिक नेचर होता है, और यदि इसकी बात करें तो न्यूट्रल। तो ये नेचर है। तो यहां पर देखिए एंजाइम जो है वो प्रोटीन नेचर का है, प्रोटीन नेचर का है तो एसिडिक एंड बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, या एम्फोटेरिक होता है, उभयधर्मी होता है, तो एंजाइम इस पीएच पर मैक्सिमम रिएक्शन करता है। वैसे यदि बात करें तो 5 से 7.5 पीएच के ऊपर रिएक्शन करता है, लेकिन मैक्सिमम 7 पीएच पर करता है, क्योंकि एंजाइम में एसिडिक एंड बेसिक दोनों प्रॉपर्टी हैं, इसीलिए एंजाइम यदि उभयधर्मी स्टेज में होगा, या कहें कि जब न्यूट्रल होंगे सब्सटेंस उनसे बहुत अच्छे से रिएक्शन करेगा। इसके बाद देखिए एंजाइमों की यदि हम बात करें तो ये क्रियाधारों की सांद्रता। अब ये जो पार्ट है इसको और एंजाइमों की सांद्रता को देखें,
दोनों लगभग एक जैसे मिलते जुलते पार्ट रहेंगे, लेकिन इनकी स्थिति चेंज हो जाएगी। तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये आता है क्रियाधरों की सांद्रता, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन है इसकी बात करें तो देखिए एंजाइम मान लेते हैं कि बहुत अधिक है, यानी एंजाइम की बात करें तो बहुत अधिक है, तो हम ये कहें कि जो क्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर देखें दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो यहां पर ये कहें कि कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। तो यहां पर देखिए एंजाइम है वो काफी अधिक है, यानी एंजाइमों की कोई कमी नहीं होती है। यहां पर यदि बात कर रहे हैं कमी किसकी है, सब्सटेंस की, क्रियाधर की कमी है। तो यहां पर यदि बात करें क्रियाधर की सांद्रता, मान लेते हैं कि क्रियाधर की सांद्रता एंजाइम बहुत अधिक है, क्रियाधर 0 है, तो रिएक्शन होगी नहीं, इसका मतलब यहां पर यही रहेगा। अब जैसे जैसे ये जो सब्सटेंस है इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइम तुरंत रिएक्शन करेंगे, तो हम ये कहें रिएक्शन है वो तेजी से इंक्रीज होती है, इसकी रेट तेजी से इंक्रीज होती है। इसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है जिसके बाद ये कहें कि साम्य अवस्था में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, कि उसके बाद देखिए ये बहुत ही ये कहें कि इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं यदि इनकी बात करें तो एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्ट बिल्कुल ऐसे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल समझे फिर आएगा, हमारे पास ये कहें कि 100 एंजाइम है, एक एंजाइम एक सब्सटेंस जो है उसको कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में। 100 है हमारे पास, यदि हम बात करें सब्सटेंस है वो सिंगल है, 1 मॉलिक्यूल है, तुरंत रिएक्शन करेगा। एंजाइम तो 100 है, एक एंजाइम इससे रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। मान लेते हैं कि सब्सटेंस के 2 मॉलिक्यूल्स हुए, तुरंत रिएक्शन करेंगे, यानी 2 होते हैं तब भी, ऐसे यदि 50 होंगे तब भी, 100 होंगे तो भी। लेकिन यदि 100 से अधिक हो गए, जैसे 200 हुए, तो 200 हुए तो अब 100 मॉलिक्यूल्स तो एंजाइम से रिएक्शन करेंगे और 100 बचते हैं, ये फिर दूसरी बार करेंगे। फिर ऐसे ही यदि 300 लेते हैं तो तीसरी बार होगा। तो हम ये कहें कि एक टाइम तक तो अभी रिएक्शन थी वो तेजी से बढ़ रही थी, कि एक मॉलिक्यूल कर रहा था, 2 कर रहे, 3 या 50 या 100 तक कर रहे थे, तब तक तो तुरंत हो रही थी। लेकिन उसके बाद 100 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेंगे इस एंजाइम से, क्योंकि एंजाइम 100 ही है, फिर अगले 100 मॉलिक्यूल्स करेंगे, फिर अगले 100 मॉलिक्यूल्स करेंगे, तो अभी कहेंगे रेट जो रहती है वो कांस्टेंट हो जाती है इस तरीके से। तो ये रहा इसका क्रियाधरों की। तो हम ये कहेंगे कि जब एंजाइम, देखिए कंडीशन, जब एंजाइम अधिक अमाउंट में है तो सब्सटेंस की कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम की जो रिएक्शन रेट होती है वो भी इंक्रीज होती है, लेकिन एक टाइम के पश्चात ये रिएक्शन जो रहती है वो कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और साथ में हम कहें कि कब होगी, जब एंजाइमों की मात्रा कम हो, सब्सटेंस बहुत अधिक होने लग जाए। इसी प्रकार से बिल्कुल यही है एंजाइमों की सांद्रता। तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट की है, हम लिखे एंजाइम। अब देखिए यहां पर हमने 100 एंजाइम लिए थे, इसकी बजाय हम क्या कहें कि सब्सट्रेट लिए, और एंजाइम है वो 0 है तो रिएक्शन नहीं होगी। फिर एंजाइम जो है यहां पर हम कहें कि एंजाइम का एक मॉलिक्यूल है, 2 है, 50 है, 100 है, ऐसे लेंगे तो ये इससे रिएक्शन करेंगे। लेकिन जैसे ही 100 से ऊपर जाएंगे तो 100 तो एक बार में रिएक्शन करेंगे, उसके बाद फिर अगले 100, फिर अगले 100। तो हम ये कहें कि उस समय भी कंडीशन ये रहेगी कि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन या सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल बहुत अधिक है और एंजाइम कम है,
तो एंजाइमों की अमाउंट जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो एंजाइमों के रिएक्शन रेट भी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन एक निश्चित अमाउंट के पश्चात वह रिएक्शन रेट एक कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है, क्योंकि अब सब्सटेंस कम होते हैं, एंजाइम अधिक हो जाते हैं। इसके बाद देखिए अंतिम उत्पाद की सांद्रता। अंतिम उत्पाद की सांद्रता की बात करें तो हम ये कहेंगे कि एंजाइम जो है ये उत्क्रमणीय रिएक्शन होती है, या कहें कि जो रिवर्सिबल जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं। तो ये उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से जैसे हम ये कहें A प्लस बी इक्वल टू C प्लस डी, लेकिन C प्लस डी इसके अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो हम ये कहें कि कंसंट्रेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, तो जैसे यहां पर एंजाइम रिएक्शन कर रहा है, यदि इस एंड प्रोडक्ट को हटाते रहेंगे तो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट है उसकी कमी रहेगी, रिएक्शन हमेशा ये कहें कि फॉरवर्ड होती रहेगी। यदि इसको नहीं हटाएंगे तो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएगी, जितने सबस्ट्रेट मिलकर के प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट वापिस सबस्ट्रेट बना देते हैं। तो यहाँ पर ये कहें कि एंजाइम की रिएक्शन को यदि फास्ट करना है तो प्रोडक्ट होते हैं उनको हटाना पड़ता है, उनकी कंसंट्रेशन को हमेशा कम करना होता है। इसके बाद आता है एंजाइम निरोधक या एंजाइम विष। तो देखिए एंजाइम निरोधक या एंजाइम विष इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो एंजाइम जो रहते हैं उसकी रिएक्शन की यदि बात करें उसकी रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो एंजाइम की जो रिएक्शन होती है या एंजाइम की जो मैकेनिज्म होती है या कहें एंजाइम के जो कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है उसको स्लो कर देते हैं या रोक देते हो, उनको कहते हैं एंजाइम विष या निरोधक। ये मेनली टू टाइप्स के हैं। यदि फर्स्ट देखिए प्रतिस्पर्धी या कॉम्पिटेटिव, इसका मतलब ये है कि जैसे ये कहें, देखिए इसको समझने के लिए, जैसे ये एक एंजाइम है, यहां पर हम बात करें कि जैसे ये एक एंजाइम है और इस पर जो सबस्ट्रेट रिएक्शन करनी है वो सबस्ट्रेट इस प्रकार का है, इस तरीके से है, इसको इससे रिएक्शन करनी है, ये इसके पास जुड़ेगा और अपनी रिएक्शन करेगा। लेकिन यदि एक सबस्ट्रेट इस प्रकार का है, इस तरीके का है, और इसके बाद हम बात करें कि जैसे इस तरीके से, ये सबस्ट्रेट भी इससे जुड़ सकता है क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग साइट है वो इससे मैच कर रही है। तो ये कहें कि ये जो सबस्ट्रेट है इसका कॉम्पिटेटिव ये है। अब डिपेंड ये करता है कि एंजाइम के साथ पहले ये आकर अटैच होता है या फिर ये होता है। तो इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिनकी स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर से मिलती जुलती है, तो वह एंजाइम के साथ जुड़ने में एक कंपटीशन करते हैं। यदि ये जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स हैं ये एंजाइम से जुड़ जाएंगे तो सबस्ट्रेट को जुड़ने के लिए कोई भी साइट नहीं मिलेगी। देखिए यदि इसके साथ में ये मॉलिक्यूल्स जुड़ गया, यदि हम बात करें कि ये मॉलिक्यूल्स यदि जुड़ जाता है इस तरीके से, तो ये जुड़ गया तो इसको जुड़ने के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं मिलेगी। तो हम ये कहें कि इन दोनों में कंपटीशन था पहले कौन सा जुड़े। तो ऐसे सबस्ट्रेट रहेंगे वो एंजाइमों की रिएक्शन को स्लो करेंगे क्योंकि ये भी जुड़ेंगे तो कुछ एंजाइम है इनके जुड़ने में बिजी हो जाते हैं, तो इनको कहते हैं कॉम्पिटेटिव। तो इसके अंदर जैसे शैक्षणिक अमल रहता है वो मैलिक अमल का कॉम्पिटेटिव है। इसके बाद अगला आता है अप्रतिस्पर्धी निरोधी। इस प्रकार के जो रहते हैं जैसे ये है, यहां पर बिल्कुल वही स्थिति है कि ये जो सबस्ट्रेट है वो इस तरीके से है, इससे रिएक्शन करता है। लेकिन यदि देखिए ये दूर है इस तरीके से, इस तरीके से, लेकिन यहां पर जैसे मरकरी है, लेड है, ये इस तरीके के आयन रहते हैं जो इस एंजाइम से जुड़ जाते हैं और इस एंजाइम की स्ट्रक्चर को ही बदल देते हैं कि ये जो जैसे ही जुड़ेंगे तो जुड़ते ही इनके जुड़ने से ये एंजाइम है वो इस तरीके की स्थिति में आ गया। अब ये सबस्ट्रेट इससे नहीं जुड़ पाता है। तो हम ये कहें कि इनका
इन दोनों का एन सबस्ट्रेट और इन फैक्टर्स का आपस में जुड़ने में कोई कंपटीशन नहीं है एंजाइम से, बट ये एंजाइम के साथ जुड़ करके इसकी एक्टिव साइट को चेंज कर देते हैं। यानी इसके जो क्रिया स्थल रहते हैं जहां पर रिएक्शन होनी है, एक्टिव साइट है, उसी को चेंज कर देते हैं, जिससे कि वहां पर सबस्ट्रेट जो रहते हैं वो अटैच नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार के भी इनहिबिटर होते हैं। तो हमारा ये टॉपिक था जैसे एंजाइमों की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कि कौन कौन से कारक हैं जो एंजाइमों की क्रिया को प्रभावित करते हैं।